दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी देख रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हो मित्रों? एकदम झकास, फर्स्ट क्लास, एक नंबर, टकाटक। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं, जबरदस्त हूं। चलो, इसके प्रीवियस लेक्चर में मित्रों हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत अच्छे से देखा था। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने एक नई बात भी सीखी थी जो कि प्रीवियस प्रॉब्लम्स में नहीं देखा था। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोगों ने देखा था प्रॉफिट मैट्रिक्स, और उस प्रॉफिट मैट्रिक्स को हमने कन्वर्ट किया था काहे के अंदर? प्रॉफिट मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया था हम लोगों ने कॉस्ट मैट्रिक्स में। कैसे सर? हाईएस्ट एलिमेंट जो भी वो मैट्रिक्स का था उसमें से सारे के सारे एलिमेंट कर दिए थे माइनस। ध्यान है क्या आप लोगों को? ऐसा करने से सर क्या हुआ? ऐसा करने से और कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा करने से सारे के सारे एलिमेंट हो गए माइनस, और सारे के सारे एलिमेंट में माइनस हो चुके हैं वो सबसे बड़े एलिमेंट में से, और वो प्रॉफिट मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया कॉस्ट मैट्रिक्स में, और फिर हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से उसको सॉल्व कर दिया। ध्यान है? अच्छा कंसेप्ट देखा था पिछले क्वेश्चन में। आज हम लोग बहुत ही जबरदस्त वाला झांसू कंसेप्ट देखेंगे इस प्रॉब्लम में, एग्जाम्पल नंबर 4 में। ध्यान दीजिए, हम लोग हर बार जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उसमें कुछ तो भी नया मिल रहा है। बाकी का प्रॉब्लम तो लगभग पूरा का पूरा सेम टू सेम ही है, लेकिन एक कोई नया कंसेप्ट आ जा रहा है उसमें। वैसे ही ये एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ना मित्रों, इस एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर दो नए कंसेप्ट देखेंगे। रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज टोटली सेम एज वी सॉल्व प्रीवियसली, लेकिन दो कंसेप्ट, द टू कंसेप्ट आर रियली सिग्निफिकेंट, अल्टीमेट, झकास, फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त है, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। इन दो कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे मित्रों। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। मेरे प्यारे क्लासवासियों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं पहले, चीजें क्लियर हो जावे आपको भी और मुझे भी। ठीक है? तो देखो क्या कंसेप्ट है। 4 न्यू मशीन्स। मुझे खांसी आई तो ऐसा मत समझना अपने सर को हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। खांसी है, नॉर्मल ही है। बाकी भी बैचेस चलते हैं, आपकी भी बैच चलती है, तो पढ़ा के थोड़ा सा दिक्कत होती है, बाकी कुछ नहीं तो साले कमबख्त इतने खुश हो जाएंगे सबके सब कि अपने सर को हो गया, कोरोना हो गया। ऐसा कतई नहीं है। हाँ, चलो, और ध्यान रखना, अगर हो भी गया ना तो मैं वो क्वारंटाइन सेंटर में भी मेरा रिकॉर्डिंग यूनिट लेके बैठ जाऊंगा, पागल करके छोड़ूंगा आपको। फिर तो कोई काम ही नहीं रहेगा, दिन भर वही रिकॉर्डिंग। चलो देखते हैं। 4 न्यू मशीन्स, 4 नए मशीन, M1, M2, M3, M4, ये 4 नए मशीन इंस्टॉल करने का है मशीन शॉप में। एक कोई मशीन शॉप में 4 मशीन हम लोगों को इंस्टॉल करने का है। देयर आर, वहां पे 5 वैकेंट प्लेसेस है, कुल मिला के 5 वैकेंट। पूरा ध्यान देना मित्रों, पूरा कंसंट्रेशन देखिएगा। 5 वैकेंट प्लेसेस है और 5 मशीन है। 5 वैकेंट प्लेसेस पे 5 मशीन को हमें इंस्टॉल करने का है मित्रों। ठीक है? ये वैकेंट प्लेसेस बोले हुए हैं ABCDE, और मशीन्स बोले हुए हैं M1, M2, M3, M4। ठीक है? बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस, जगह कम होने के वजह से मशीन M2 कैनॉट बी प्लेस्ड एट C। ये एम्प्टी जगह रहने के वजह से ये जो मशीन M2 दिख रही है ना, इसको C इस प्लेस पे प्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज वो जगह बराबर नहीं है, सुटेबल नहीं है, छोटी जगह है ना। ये C की जगह छोटी है,
इस वजह से M2 की मशीन C के लिए असाइन नहीं हो सकती। मशीन M2 कैनॉट बी प्लेस्ड एट प्लेस C। M3 ये जो मशीन है ये भी प्लेस A पे नहीं आ सकती, वही स्पेस प्रॉपर नहीं है तो ये प्रॉपर फिट नहीं हो सकती। यानी इतना हमें समझ जाने का है कि M3 और A असाइन नहीं हो सकते, M2 और C असाइन नहीं हो सकते। यही तो खास बात है। इसके प्रीवियस लेक्चर में ऐसी कोई बात नहीं देखी थी हम लोगों ने कि जहां कोई मशीन कोई प्लेस पे असाइन ना हो सके, है ना, ऐसा कहीं देखा नहीं था। ये पहला क्वेश्चन है, ये अलग कंसेप्ट, इसके अंदर हम लोगों को देखना है पूरे अच्छे से सतर्कता से। ठीक है, क्या कंसेप्ट है मैं आप लोगों को बताता हूं। एंड यू नीड नॉट टू वरी, मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। चलो, मशीन M3 को हम लोग प्लेस नहीं कर सकते हैं A पे, और मशीन M2 पे को हम प्लेस नहीं कर सकते हैं C पे, वो असाइनमेंट पॉसिबल है ही नहीं। यही वो बात है। एक और बात आपको समझ में आ जानी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग समझ भी चुके होंगे, आप एकदम ब्रिलियंट बच्चे हैं, आप समझ गए होंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहां पे कुल मिला के 5 प्लेसेस हैं सर, और यहां पे कुल मिला के मशीन सिर्फ 4 है। 5 प्लेसेस और 4 मशीन। सर वांदो थई गयो, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। सर हमारी प्राइम कंडीशन है, हम सबसे पहले चेक करते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए मिनिमाइजेशन। फॉर्चुनेटली इसमें कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो कॉस्ट तो मिनिमम ही रहनी चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव तो बराबर है। लेकिन एक और हम लोग चेक करते रहते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब रहता है सर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल इन करंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 4 मशीन दिए हैं और 5 प्लेसेस दिए हैं। हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन सर, ये अलग बात है। तो मैंने तो पहले ही आप लोगों को बोला था इसके अंदर अलग लॉजिक आने वाला है, स्टार्टिंग का लॉजिक, बाकी पूरा सेम टू सेम। सर तो फिर ऐसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कुछ नहीं है मित्रों, कोई खास बात नहीं है। एक मशीन ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को बैलेंस करने के लिए अपने मन से एक मशीन इंस्टॉल कर देना, डमी मशीन। एक्चुअल में वो कोई मशीन नहीं है, लेकिन हम हमारे मन से इंस्टॉल कर देंगे डमी मशीन, उसका नाम दे देंगे M5। जरूरी नहीं है M5 दो, आप कुछ भी दे सकते हैं, आप आपका नाम दे सकते हैं, आप उसका नाम देना है तो उसका नाम भी दे सकते हैं। लेकिन हम लोग एक रिदम में दिखने के लिए और बोर्ड के बुक को फॉलो करने के लिए हम लोग उसका नाम क्या देंगे? M5। कहीं कहीं कुछ कुछ ऑथर्स उसमें डमी नाम भी देते हैं। पर्सनली आई बिलीव कि डमी नाम दिया हुआ ज्यादा अच्छा, हमारा हमेशा ध्यान रहता है कि ये डमी है। बट बोर्ड ने जो फॉलो किया हुआ है उसने डमी नाम नहीं दिया है, वही रिदम में नाम देता है। तो हम तो क्या है, जो बोर्ड बोले वो पूर्व दिशा, हम बिल्कुल बोर्ड को फॉलो करेंगे, तभी तो हम लोगों को मार्क्स भी आएंगे। तो मैं यहां पे एक नई मशीन इंसर्ट करूंगा M5। और सर आपने नई मशीन इंसर्ट कर दिया, वेरी गुड, जबरदस्त, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। लेकिन अब उसमें कॉस्ट क्या असाइन करोगे? ये तो बाकी सारी कॉस्ट तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप अपने मन से क्या कॉस्ट असाइन करोगे उसका कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें कॉस्ट सब डाल दो 0 0 0 0 0, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सारी की सारी कॉस्ट डाल दो 0 0 0 0 0, खत्म। हमें कतई कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। होने दो एक असाइनमेंट ऐसे ही एक प्लेस का, क्योंकि प्लेस जब 5 है और 4 ही मशीन को फिट करने का है तो 4 ही प्लेसेस पे फिक्स होगा। एक प्लेस वैसी ही खाली रहने वाली है, वो खाली वाली प्लेस किसको असाइन होने वाली है? बराबर वो डमी मशीन को। तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सर आपने इतनी सारी बातें बताई, हमको समझ में कुछ भी नहीं आई। मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया होगा, बिकॉज हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया। लेकिन जैसे ही सॉल्व करूंगा वैसे ही आपको मेरी बोली हुई एक एक बात अपने आप क्लिक होगी, पक्का 100%, है ना।
चलो करें, स्टार्ट करें मित्रों। सर आप कितना बड़बड़ कर सकते हैं सर, आदत है, मैंने तो इसके पहले भी आपको बताया है, मेरी आदत है, जब तक मैं बड़बड़ ना करूं मुझे सुकून नहीं मिलता। परवरदिगार क्या बात है। चलो ऊपर वाले, बोल बोल के थक चुका हूं मैं। चलो बात डिस्कस करते हैं, कैसे, कुछ ऐसे। तो डिस्कशन कुछ ऐसा है मित्रों, अब सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैं यहां पे चेक करूंगा सॉल्यूशन में मैं यहां पे चेक करूंगा, चेक ऑब्जेक्टिव। बोलो मित्रों, ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन का है क्या सर? ये कॉस्ट मैट्रिक्स है सर, और क्योंकि ये कॉस्ट मैट्रिक्स है तो इसका ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कम से कम रहती है, तो ऑब्जेक्टिव तो मिनिमाइजेशन का है सर। ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन। अब दूसरी बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव तो मिनिमाइजेशन का है, बात आगे की लेते हैं, है ना, बैलेंसिंग। चेक कीजिए, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है क्या? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 4, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम है 5। इसी के वजह से ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे कुछ बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग अच्छे से बता देंगे, क्या बोलेंगे कि द गिवन प्रॉब्लम is unbalanced. Unbalanced. Hence, it can be balanced. चाहे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देना है, हम कोशिश करता हूं मैं हर बार आपके दिमाग में हैमरिंग करूं कि आप आपके बुक में बहुत अच्छे से लिखोगे। जितना अच्छे से आप बुक में लिखोगे तो आपको आदत हो जाएगी अच्छा लिखने की, तो आप पेपर में भी बहुत अच्छे से लिखोगे। ऐसा डायरेक्टली फर्क पड़ता है बच्चों, और मैं सही बोल रहा हूं, कतई गलत नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। गिवन प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड, हेंस इट कैन बी बैलेंस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग dummy machine M5 विथ, सर उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? विथ 0 कॉस्ट फॉर, है ना, विथ 0 कॉस्ट, बस इतना ही लिखता हूं, सारे के सारे प्लेसेस पे उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? 0, ठीक है। तो मैं ये लिख लेता हूं ABCDE, और यहां पर लिख लेता हूं M1, M2, M3, M4, और ये हमारा डमी एलिमेंट M5, डमी एलिमेंट नहीं, डमी मशीन M5। अब
कॉस्ट जो दिया हुआ है वही लेने का है। एक और बात मुझे जो लिखना था, मैं लिखना भूल गया हूं, तो मैं यहां पे दो बातें लिखता हूं। पहली बात तो मैंने लिख दिया, दूसरी और एक बात लिखना है। ये इसमें दो नई बातें देख रहे थे। एक बात तो देख रहे थे कि अनबैलेंस्ड है, दूसरी और एक बात है कि मशीन 2 प्लेस सी पे असाइन नहीं हो सकती है ना। और वैसे ही मशीन 3 प्लेस ए पे असाइन नहीं हो सकती है। इसको भी तो हमें बताना पड़ेगा ना कि ऐसे इसको कैसे करने का है। तो यही बात मैं यहां पे लिख देता हूं। ऑल्सो मशीन M2 cannot be assigned, machine M2 cannot be assigned to place C na, M2C, yes, place C, machine M2 cannot be assigned to place C and मशीन कौन सी थी रे क्वेश्चन के अंदर? M3 cannot be assigned to place A, ठीक है, प्लेस ए पे असाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं अच्छे से सुनिएगा। अगर कोई मशीन किसी प्लेस पे असाइन नहीं कर सकते तो उस केस में आप उस प्लेस और उस मशीन का जो असाइनमेंट एलिमेंट है वहां पे जो कॉस्ट है इनडेफिनाइटली हाई कर दो, बहुत बड़ी वैल्यू कर दो, जैसे कि इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा। हम ऐसा प्रेडिक्ट करेंगे, ऐसा बताएंगे कि यहां असाइन करने की, है ना, वो पर्टिकुलर मशीन पर्टिकुलर प्लेस पे जो एक्चुअल में असाइन नहीं हो सकती है बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस, वहां पे असाइन करने की कॉस्ट इनफाइनाइटली हाई रहेगी, है ना। और क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है मिनिमाइजेशन, तो वो हाई वैल्यूज को इग्नोर करता है। तो ऑटोमेटिकली जब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा उस प्लेस पे उस मशीन को असाइन करेगा ही नहीं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है M2 असाइन नहीं हो सकता है प्लेस सी पे, तो मैं M2 और प्लेस सी की कॉस्ट कर दूंगा इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट कॉस्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा कॉस्ट है, तो ये मेथड ही ऐसी है कि ज्यादा कॉस्ट वाले को असाइन करती ही नहीं है। तो जब भी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा उसमें M2 और C असाइन होगे ही नहीं, M3 असाइन नहीं कर सकते ए पे, तो वापस वहां पे भी हम लोग लिख देंगे इनफाइनाइट। तो जब भी प्रॉब्लम ये मेथड से सॉल्व होगा तो M3 ए के जगह पे असाइन होगा ही नहीं। इसमें आप वेरीफाई कर लेना, यही क्वेश्चन में यही दो लॉजिक मुझे बताना था और ये मैंने अभी बताया, अभी मैं आपको करके बताऊंगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व करके बताऊंगा। तो पूरी तरह से आपको ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी मित्रों, खूब जमेगा रंग। चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, ABCDE, M1, M2, M3, M4 और ये जमी मशीन M5, ये जो मशीन है जमी है, तो ये इसको हम लोग बोल दे रहे M5। वैल्यूज हमें बाकी सारे केस में देखो, यहां पे M5 के वैल्यूज मुझे पता है। क्यों पता है? मैं खुद ही असाइन कर रहा हूं, क्योंकि ये डमी मशीन है, मैं सारे वैल्यूज को जीरो कर देता हूं। किसी भी प्लेस को कहीं पे भी असाइन हो दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मशीन एक्चुअल में कोई मशीन है ही नहीं, डमी है। ये जस्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी हैव इंसर्टेड दिस डमी मशीन, तो इससे हमको कतई कोई दुविधा दिक्कत नहीं है, तो हमने 0 0 दे दिया। लेकिन बाकी सारी कॉस्ट तो हमको क्वेश्चन में से लेना पड़ेगा। 4 6 10 5 6, ओह सॉरी, मुझे पेन भी तो चेंज करना था ना मित्रों, आप बताते भी नहीं हो मुझे, आप मजा लेते हो मेरी।
हाँ बताइए, 4 6 10 5 6, 4 6 10 5 6, 7 4 dash 5 4, 7 4 dash 5 4, dash 6 9 6 2, डैश 6 9 6 2, ये देख लो तो डैश 6 9 6 2 बराबर है 9 3 7 2 3, 9 3 7 2 3। ये सारे के सारे वैल्यूज हम लोगों ने लिख लिए। ये जीरो में बराबर इसको मैच करते हुए डाल देता हूं ताकि वो बराबर लगे। ठीक है, ये सारे के सारे वैल्यूज हम लोगों ने लिख लिए मित्रों, खास आपके लिए। अब प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू होगा। सर आपने तो बोला था मशीन 2 और सी प्लेस पे असाइन नहीं हो सकती है, तो इसके लिए इनडेफिनाइटली हाई वैल्यू देना है, तो दिया ना इनडेफिनाइटली हाई वैल्यू यानी कि इनफाइनाइट। और सिमिलरली यहां पे भी डैश न लेते हुए इनडेफिनाइटली हाई वैल्यू यानी क्या देना पड़ेगा, इनफाइनाइट। अब ये नॉर्मल प्रॉब्लम हो चुका है विथ इनफाइनाइट यानी कि इनडेफिनाइटली हाई वैल्यूज। अब ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, नॉर्मल प्रॉब्लम के जैसे सॉल्व करो। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव भी हमारा चेंज हो चुका होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पहले से ही मिनिमाइजेशन था, बैलेंसिंग भी बराबर हो चुका है, 5 रो और 5 कॉलम। मैं लिख देता हूं इसमें स्टेप 1। स्टेप 1 क्या लिखूंगा मैं स्टेप 1 में, आप ही बताएं मित्रों। इस स्टेप 1 में मैं लिखूंगा, क्या लिखूं, रो मिनिमा। सर वेरी सिंपल, तो करो सब्सट्रैक्ट। यार रेड कलर का पेन यूज करता हूं, अब कुछ तो भी चेंज। स्टेप 1 रेड कलर का पेन थोड़ा हाईलाइट कर लेता है सर। स्टेप 1 सब्सट्रैक्ट smallest element in each row from all elements of that row। स्मॉलेस्ट एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना, उस रो में के सारे एलिमेंट में से। हाँ या ना, हाँ सर। चलो, तो इस पहले रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 4 4 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे सारे के सारे इसमें से। तो ये कैसा हो जाएगा, चलो देखते हैं। ये लिख देता हूं मैं, ए बी सी डी ई, M1 M2 M3 M4 डॉट 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 डॉट, हाँ ना ना ना। तो चलो मित्रों, ये सारे के सारे पहली वैल्यू सबसे पहले रो में सबसे छोटा एलिमेंट है 4, माइनस कर दो तो 0 2 6 1 2। क्या लिखूं, 0 2 1, नहीं गलत लिखा मैंने, 1 नहीं चाहिए यहां, 0 2 6, 10 में से 4 गए तो 6, 1 और 2। चलो रे भाई, पहले रो में रो मिनिमा हो गया। बात करते हैं सेकंड रो में। सर सेकंड रो में तो इनफाइनाइट है ना, क्या हुआ, कोई खास बात थोड़ी है। जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट इनफाइनाइट में से माइनस होगा तो इनफाइनाइट में से कुछ भी माइनस हो जाए तो इनफाइनाइट ही रहेगा, है ना। स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 अगेन, 7 minus 4 3, 4 minus 4 0, infinite minus 4 infinite, 5 minus 4 1, 4 minus 4 0, very simple।
थर्ड इनफाइनाइट, ये वापस मिनिमम एलिमेंट 2 है, तो ये इनफाइनाइट माइनस 2 यानी इनफाइनाइट, 6 माइनस 2 यानी 4, इनफाइनाइट 2, 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 यानी कि 4, 4 है ना, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 2 यानी के 7, 6 माइनस 2 यानी के 4, 2 माइनस 2 यानी के 0। मित्रों बराबर किया ना मैंने, कोई गलती तो नहीं किया है ना। अब बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये स्लाइड चेंज होती है ना, तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है मुझे भी और आपको भी। जब आपका पेज चेंज होता है ना, ये पेज पे लिख रहे हो और फिर इधर के, तो वहां आपसे भी गलती होती है और ये बात पेपर में भी होते रहती, तो आपको ज्यादा सतर्क हो जाना है जब आपको पेज टर्न करना पड़ता। हमेशा कोशिश ये करने का कि मैट्राइसेस का, ये ऐसी बुक है ना आपकी, तो पहले इस पेज पे सॉल्व करो और कोशिश करो कि इस पेज पे पूरा का पूरा खत्म हो ही जाना चाहिए। मैं आपको और अच्छे से बताऊं तो ये जो अपनी बुक है, पहले इस पेज पे सॉल्व करने का, पहले इस पेज पे और फिर इस पेज पे, यहां से शुरुआत करके यहां पे पूरा खत्म, ऐसा करो तो हमारा बेनिफिट है, गलती होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। मैं बस ये पास्ट एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। अब M4 की बात करते हैं। M4 में सबसे छोटा एलिमेंट अगेन 2, तो 7 1, 9 माइनस 2 यानी कि 7, देन 3 माइनस 2 यानी कि 1, 7 माइनस 2 यानी कि 5, 2 माइनस 2 यानी कि 0, 3 माइनस 2 यानी कि 1। अब यहां पे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 ही है, तो लिख देते 0 0 0 0 0। ठीक है सर, रो मिनीमा तो हो गया है, कॉलम मिनीमा भी करना पड़ेगा ना। मैं सब्सट्रैक्ट, मैं इसी के पहले ही स्टेप में दोनों कर लेता हूं। क्यों? देखो आप ही देखो, इस कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 0, 0 माइनस हो क्या, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इस कॉलम में 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, यानी कॉलम मिनिमा अप्लाई करने के बाद में आंसर ये का यही आएगा। तो मैं थोड़ा सा मेरा राइटिंग बचा लेता हूं। कैसे? सब्सट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट रो, एंड यहां पे लिख लेता हूं सब्सट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट in each column from all elements of that column। ऐसा क्यों किया मैंने? ताकि हमारी एक स्टेप बच सके, क्योंकि कॉलम मिनिमा करने के बाद में आंसर यही आने वाला है, यही आंसर रहेगा कॉलम मिनिमा अप्लाई करने के बाद में। इसी के वजह से हम डायरेक्टली एक ही इसमें रो मिनिमा में ही लिख दिया कि कॉलम मिनिमा भी कर लो, और हम लोग एक ही स्टेप में हमारे दो काम हो जा रहे हैं। अब क्या रहेगा सर? वेरी सिंपल, लाइन मारो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? लाइन मारो आंदोलन। मारो रे मारो, लाइन मारो, मारो रे मारो, लाइन मारो। चलो आगे देखते हैं। तो क्या लिखूं मैं, आप ही मुझे बताए। मैं लिखता हूं यहां पे स्टेप 2, ये स्टेप 1 और यहां पे लिख देता हूं स्टेप 2, है ना। स्टेप 2 हो गया। अब मैं यहां पर लिखता हूं स्टेप 3, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने का है। ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन covering all zeros।
ठीक है, चलो दोस्तों, सारे के सारे जीरो कवर हुए। ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस हम लोग निकाल लेते हैं इसमें, ए बी सी डी ई, M1, M2, M3, M4, M5, ठीक है, ये सारे। अब मैं ये मैट्रिक्स पूरा का पूरा जैसा का वैसा लिख लेता हूं, 0 2 6 1 2 3 0 इनफाइनाइट 1 0 इनफाइनाइट 4 7 4 0 7 1 5 0 1 0 0 0 0 0। ये सारे के सारे हम लोगों ने पूरा का पूरा मैट्रिक्स लिख लिया। अब ये मैट्रिक्स लिखने के बाद में हमारा काम है लाइन मारो आंदोलन, ऐसे लाइंस मारो कि जिसमें मैक्सिमम जीरो कवर होने चाहिए। एक ही इसमें 5 जीरो आ रहे हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और 5, 5 लाइन हो रहे हैं। अच्छा ऐसे देखते हैं, ऐसे 3 आ रहे हैं, 3 2 2 2 और 5 लाइन तो आना ही आना है मित्रों। ये देखिए एक लाइन ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल, तो इसमें 5 जीरो एक साथ में कवर हो गए। ये दूसरी लाइन में है ना, दूसरी लाइन ऐसे लू चाहे ऐसे लू, ऐसे लिया तो भी 2 ही जीरो कवर हो रहे, और मैं वर्टिकल लेता था तो भी 2 ही जीरो कवर होते थे। अब इस जीरो के लिए मुझे एक सेपरेट लाइन मारना जरूरी है। कुछ भी करो 5 लाइन आते ही थे, 5 से कम लाइन इसके अंदर नहीं आते। आप खुद वेरीफाई करके देख लो, 5 लाइन तो इसमें आना ही आना है, ठीक है। अगर 5 लाइन आना ही आना है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग यहां पे चेक करते हैं, चेक है ना, चेक नंबर ऑफ रोज ऑब्लिक कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ रोज कितने हैं बोलो ना, नंबर ऑफ रोज या कॉलम है 5 और नंबर ऑफ लाइन भी कितने हैं 5। चलो रे भाई, इशू रिजॉल्व। अब हम यहां पे असाइनमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता हूं मैं, जहां जाता हूं छा जाता हूं मैं। तो स्टेप 3 के बाद में स्टेप 4, ये प्रॉब्लम तो थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो रहा है। स्टेप 4 के अंदर मैं लिखता हूं, क्या लिखूं, मैं इसमें लिखता हूं, क्या लिखते थे हम लोग, ऑप्टिमम शेड्यूल। मेक असाइनमेंट थ्रू जीरोज, ठीक है, मेक असाइनमेंट थ्रू जीरोज। जीरो के मदद से हम लोग असाइनमेंट करेंगे। वापस मैं पूरा फॉर्मेट लिख लेता हूं, ए बी सी डी ई, M1 M2 M3 M4 M5। इसमें M5 तो डमी है, हमें पता है। अब सारे वैल्यूज लिखते हैं, 0 2 6 1 2 0 2 6 1 2
3 0 infinite 1 0, 3 0 infinite 1 0, infinite 4 7 4 0, infinite 4 7 4 0, 7 1 5 0 1, 7 1 5 0 1, और ये आखिरी में सब के सब 0 0 0 0 0, बट 0 इज अ हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। चलो अब इसमें असाइनमेंट करने का है। असाइनमेंट में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम प्रायोरिटी देते रहते उस रो या उस कॉलम को जहां पे जीरो पर्टिकुलर रो या कॉलम में एक ही है, ठीक है। तो इस रो में एक ही जीरो है, इसको असाइनमेंट कर दिया। इस रो में जितने भी और जीरो है उसको कैंसिल कर दो, इस कॉलम में भी जितने भी जीरो है उनको कैंसिल कर दो। अब इस रो में 2 है, इस रो में एक ही जीरो है, तो इसे असाइन कर दो। अब इस रो के और कुछ जीरो होंगे तो कैंसिल, और इस कॉलम में जो दूसरे जीरोस है उन्हें कैंसिल कर दो। इस रो में अगर जीरो देखा जाए तो एक ही है, तो इसे असाइन करो, और इस कॉलम में और जो जीरो है उन्हें कैंसिल करो। ये डमी है, इसका ज्यादा लोड लेते नहीं हम लोग, है ना। M5 यानी डमी है। इस कॉलम में एक ही जीरो है तो मैं पहले इसको असाइन करूंगा, इस कॉलम में और कोई जीरो है तो कैंसिल। अब बची हुई प्लेस हम दे देंगे M5 को, ठीक है, बिकॉज M5 डमी है, ये कोई कंसिडरेशन में भी नहीं रहेगा। कंसिडरेशन में सिर्फ ये 4 ही रहेंगे, ठीक है। ये डमी को हाईलाइट करने के लिए मैं काला कलर दे देता हूं, बिकॉज दिस इज डमी। अब स्टेप 5 मित्रों, स्टेप 5 और आखिरी की स्टेप, इसमें क्या लिखते रहते हैं? ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल, ऑप्टिमल सॉल्यूशन थ्रू असाइनमेंट शेड्यूल। ओके, ऐसा ही हम यहां लिखेंगे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन थ्रू असाइनमेंट शेड्यूल, ऑप्टिमम सॉल्यूशन थ्रू असाइनमेंट शेड्यूल। देखते हैं कैसे करेंगे ऑप्टिमम असाइनमेंट, आप ही मुझे बताइए। सबसे पहले सर आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप मशीन्स को लिख लीजिए। मशीन्स M1, M2, M3, M4 और M5, सारे के सारे मशीन्स लिख लीजिए। सर लिख लिया मित्रों। अब मशीन्स के बाद में प्लेसेस, प्लेसेस का कलर अलग यूज कर लेते हैं हम लोग। प्लेसेस, प्लेसेस में लिख लीजिए कौन कौन से प्लेसेस है? M1 A, M1 पे A, M2 पे B, अरे वाह वाह, ये तो एकदम सीक्वेंस में आ रहा। M3 पे E, यहां सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया, हो भी गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। M4 पे D, M5 पे C, ठीक है। इसमें M5 डमी है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब आखिरी में ले लेते हैं कॉस्ट। कॉस्ट में पर्पसफुली रेड कलर में लिखता हूं ज्यादा। अब M1A ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना, हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए क्वेश्चन। ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो कॉस्ट थी M1 और A की कितनी? 4। M2 और B की कितनी? 4। M3 और E की कितनी? 2। M4 और D की कितनी? 2।
और M5 और C की कॉस्ट वो तो हमने डमी लिया था, तो इसकी कॉस्ट तो कितनी है, 0। ओरिजिनल मैट्रिक्स में वैसे हमारे पास में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये M5 और D की कॉस्ट है 0। क्वेश्चन में जो किताब के अंदर क्वेश्चन दिया है उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने बाद में लिखा है। तो ये 0 यानी कि हमें मिल जाएगी, देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 4 और 4 8, 8 और 4 12 है ना, 12। ये रुपीज वगैरह कुछ दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया था, तो मैं 12 यूनिट्स ऐसा ही लिखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, तो यही है मित्रों हमारा आंसर। तो ये हम लोगों ने आंसर निकाल लिया मित्रों। तो इसी के साथ में ये आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा हुआ है, अच्छा है। मेरी इच्छा भी रहती है कि मैं 40-45 मिनट के अंदर ही लेक्चर खत्म कर दूं, ठीक है। खत्म करने से पहले मैं बस इतना लिख देता हूं, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल। Therefore, total cost using optimum assignment schedule. Therefore, total cost using optimal assignment schedule is ऑफ 12 यूनिट्स। मैं यूनिट्स इसके लिए लिख रहा हूं बिकॉज हमें बताया हुआ नहीं है कि ये रुपीज में है क्या। अगर क्वेश्चन में रुपीज लिखा हुआ रहता था, मैं एक बार फिर से देख लेता हूं, क्वेश्चन में कहीं रुपीज तो नहीं लिखा हुआ है, और नहीं लिखा है। अगर रहता था तो हम लोग रुपीज लिखते थे, डॉलर रहता था तो डॉलर लिखते थे, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों से विदा लेता हूं मित्रों। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और ये प्रॉब्लम भी अच्छे से कर लेना। थोड़ा सा स्विंग में आया हुआ है, आपको उधर मैट्रिसेस का भी पढ़ना है और ये असाइनमेंट भी पढ़ना है, बिकॉज अब देखिए इसमें 2 ही प्रॉब्लम है, और 2 प्रॉब्लम 5 और 6, उसके बाद में मैं आपको अच्छी मस्त शीट दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।